हेलो, कैसे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेम्पुरु टेम्पल। कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आकिमित्सु होता है। उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता। उसके डैड कहते हैं दो एक से बेहतर है और बहुत सारे दो से बेहतर है। क्या ज़्यादा दोस्त होना तुम्हें खुशी नहीं देगा? आकिमित्सु हाँ कहता है। उसके डैड कहते हैं इसलिए मेरे पास बहुत सारे लवर्स होने चाहिए। उसके बाद आकेमित्सु के डैड उसे छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें आकेमित्सु को दिखाया जाता है जो अपने क्लास के लिए लेट हो गया था। फिर वो क्लास जाता है। कुछ लड़की दौड़ रही थी जिसे दो लड़के देख रहे थे। वो आकेमित्सु को कहते हैं आओ इन्हें देखो, पर वो नहीं रुकता और चला जाता है और सोचता है कि मुझे लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। रात को वो घर जा रहा था यह सोचते हुए कि मुझे एक सिंगल लाइफ जीनी है। तभी एक ड्रम उसके ऊपर गिर जाता है जो कि एक लड़की का था और वो माफ़ी मांगती है, लेकिन आकेमित्सु उससे दूर भागने लगता है। वो अपने घर जाकर सो जाता है। तभी उसे उस ड्रम वाली लड़की की याद आती है। फिर अगले दिन आकेमित्सु स्कूल में लड़कियों को देख रहा होता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है और फिर वो परेशान होने लगता है कि मुझे कैसे उस लड़की से प्यार हो गया। वो सोचता है कि ये मेरे फैमिली के वजह से हो रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे उसका दोस्त पार्टी करने के लिए बुलाता है। वो फ़ोन को तोड़ देता है। फिर वो अपने स्कूल से छुट्टी ले लेता है ताकि वो एक मॉन्क बन सके। वो एक टेम्पल में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं होंगी। फिर वो अंदर जाता है जहाँ उसे वही ड्रम वाली लड़की मिलती है जिसे देखकर आकेमित्सु दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी लड़की दरवाज़ा को जोर से खोलती है जिससे आकेमित्सु गिर जाता है। लड़की घबराते हुए अंदर जाती है और आते वक्त गिर जाती है। उसे देखकर आकेमित्सु भागने लगता है और पत्थर से टकराकर पेड़ में गिर जाता है। लड़की का नाम युजुकी था। दौड़ते हुए आती है और अपने कपड़े को संभाल नहीं पाती। तभी आकेमित्सु उसे प्रपोज करके शादी करने के लिए पूछ लेता है। युजुकी कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो दोनों अंदर जाकर चाय पीने लगते हैं। तभी युजुकी कहती है माफ करना, प्रीस्ट यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा था तुम आने वाले हो। आकेमित्सु सोचने लगता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। फिर आकेमित्सु बाथरूम जाने लगता है। जाते वक्त उसे आवाज आती है जो कि एक कुएं से आ रही थी। वो जाकर देखता है तो उसमें एक बिल्ली थी। आकेमित्सु उसे निकालने की कोशिश करता है पर बिल्ली निकल जाती है। वो गिर जाता है। इधर युजुकी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और कहती है लगता है जिस आदमी से मुझे मिलना था वो एक दिन पहले ही आ गया और ये मेरी पहली अरेंज मैरिज मीटिंग है। तभी दूसरी लड़की कहती है जिससे तुम मिलने वाली थी वो मेरे सामने बैठा है। तभी युजुकी सोचती है तो फिर ये कौन है। तभी एक और लड़की आती है जिसका नाम सुकुयो था। सुकुयो पूछती है क्या आज तुम्हारी मैरिज मीटिंग है? युजुकी कहती है एक भूत आ गया है। तभी पीछे से आकेमित्सु आ जाता है। गिरने की वजह से उसके सिर से खून निकल रहा था। दोनों लड़की डर जाती है और भागने लगती है और आकेमित्सु उनके पीछे भागने लगता है। फिर हमें दो और लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कागुरा और मिया था। तभी एक लड़की बाहर आती है और आकेमित्सु उससे टकरा जाता है। दूसरी तरफ युजुकी और सुकुयो को लगता है भूत एक ठरकी है। तभी आकेमित्सु उसके पास पहुंच जाता है और युजुकी उसे मार देती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो सभी गलतफहमी को दूर करती है। तभी आकेमित्सु को पता चलता है कि ये कोई मंदिर नहीं एक आश्रम है। सुकुयो और दूसरी लड़की आकेमित्सु से गुस्सा थी। तभी एक लड़की जिसका नाम कीकी था अपने कपड़े खोल देती है पर आकेमित्सु वहां से जाने की बात करता है और जाते वक्त सोचता है कि युजुकी शायद मुझे भूल गई है। उससे अपनी आखिरी बस भी छूट जाती है। तभी वहां युजुकी आ जाती है और कहती है चलो आज रात हमारे यहाँ रुक जाओ, मैं बाकियों को मना लूंगी। पर वो मना कर देता है। युजुकी कहती है मैं हैरान थी जब तुमने उस लड़की को प्रपोज कर दिया जिससे तुम दूसरी बार मिले। आकेमित्सु कहता है तुम्हें याद है? फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। युजुकी आश्चर्य से कहती है आकेगामी। तब हमें पता चलता है कि आकेमित्सु के डैड आश्रम से पैसा लेकर भाग गए थे। आकेमित्सु कहता है मेरे डैड के लिए हुए 20 मिलियन येन मैं चुका दूंगा। आश्रम की लड़कियां गुस्सा थी। युजुकी कहती है तुम पैसा अपने शरीर से चुकाओगे। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आकेमित्सु को दिखाया जाता है जो कहता है मैं सब कुछ करूंगा पैसे वापस करने के लिए।
यूजुकी थैंक यू कहती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम टेंपल क्यों जाना चाहते हो, पर मैं कह सकती हूँ तुम इसे लेकर सीरियस हो। दूसरी तरफ बाकी लड़कियाँ सोच रही होती है कि यूजुकी को पता नहीं क्या हो गया है, हमें उसकी आंखें खोलनी होगी और उस लड़के को बाहर निकालना होगा। तभी कीकी कहती है तुम्हें उसे बहकाना होगा। सुकुयो शॉक होकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कीकी उन्हें कहती है आकेमित्सु को बहकाओ, फिर उसे लात मारकर निकाल देना और यूजुकी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो सोचती है ये कौन करेगा। कीकी कहती है जिसकी सेक्सी बॉडी है। तभी सभी लड़कियां सुकुयो की तरफ देखती है। सुकुयो मना कर देती है और कहती है कीकी तुम्हारे बूब्स भी तो बड़े हैं, लेकिन वो मना करते हुए कहती है मैं एक नन हूँ। अगले दिन आकेमित्सु जल्दी उठकर साफ सफाई करने लगता है और खाना बनाता है। तभी यूजुकी आ जाती है, जिसे देखकर वो खाना जला लेता है। ये सब सुकुयो छुप कर देख रही होती है और सोचती है मुझे इसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। सभी नाश्ता करने के लिए आते हैं और नाश्ता बहुत बढ़िया था, जिसे खाकर सुकुयो सोचती है ये हम सबसे अच्छा खाना बना लेता है। फिर वो आकेमित्सु के पास जाकर उसे बहलाने की कोशिश करती है और उसे कहती है मेरे पीछे आओ। आकेमित्सु चला जाता है और पूछता है ये कपड़ा क्या है। सुकुयो बताती है ये काम करने के कपड़े हैं और अब से तुम इसे पहनोगे। वो सोचती है ये कपड़े बहुत पतले हैं, नवंबर के महीने में ये इसे नहीं पहन पाएगा, लेकिन आकेमित्सु खुश हो जाता है। सुकुयो उसे अपना काम करने कहती है, पर उसने पहले ही सभी जगह साफ कर लिया था। फिर सुकुयो उसे ठंडे पानी में मेडिटेशन करने कहती है। तभी यूजुकी स्कूल से आ जाती है, जिसे देखकर आकेमित्सु को ठंड लगना बंद हो जाता है। सुकुयो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। आकेमित्सु नहा रहा था और जब वो बाहर निकलता है तो सुकुयो बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर आकेमित्सु अंदर भाग जाता है। तभी सुकुयो अपने कपड़े उतारने लगती है। उसका प्लान होता है कि आकेमित्सु मुझे देखकर एक्साइटेड हो जाएगा, तभी यूजुकी आकर ये सब देख लेगी। वो सोचती है मुझे अपनी बॉडी थोड़ी और दिखानी होगी। तभी एक बॉक्स ऊपर से गिरने लगता है और आकेमित्सु उसे बचाता है। तभी एक बॉक्स आकेमित्सु के सिर पर गिरता है और उन दोनों के बीच किस हो जाता है। तभी यूजुकी आ जाती है और ये सब देख लेती है। सुकुयो उसे समझाने लगती है, पर यूजुकी काफी गुस्से में दिखती है। फिर सुकुयो सोचती है मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। यूजुकी आकेमित्सु को जाने के लिए कहती है और वो भी चली जाती है। बाकी लड़कियां सुकुयो की तारीफ करती है कि तुमने अच्छा काम किया। सुकुयो सोचती है वो चला जाएगा, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो यूजुकी से मिलती है, पर यूजुकी उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जाकर यूजुकी को पूछती है कि क्या हुआ। यूजुकी कहती है मुझे आकेमित्सु की याद आ जाती है बिना कपड़ों के। सुकुयो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी यूजुकी कहती है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, कीकी ने उसे बताया था। वो दोनों आकेमित्सु के बारे में बात करने लगते हैं। यूजुकी कहती है वो बहुत परेशान है और वो एक अच्छा लड़का है। सुकुयो कहती है वो मेरी मदद कर रहा था। यूजुकी कहती है हमें आकेमित्सु को सभी चीज़ बतानी चाहिए। तभी कीकी कहती है आकेमित्सु अपना सामान पैक करके चला गया है। आकेमित्सु जो हुआ उसे सोचकर कहता है मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सभी चीज़ें पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है, पर पुलिस ऑफिसर उसे भगा देता है। तभी वो अपने घर जाने का सोचता है, पर उसके घर के मालिक किसी और को घर दे दिए होते हैं। उसे बाहर रहना पड़ता है। वो फिर यूजुकी के बारे में सोचने लगता है। फिर वो सुकुयो के बारे में सोचने लगता है और कहता है मुझे मेरे उधार के पैसे चुकाने होंगे। तभी यूजुकी आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने टेंपल क्यों छोड़ दिया। आकेमित्सु कहता है क्योंकि तुमने कहा था। यूजुकी कहती है मेरा मतलब बाथरूम से था और उसे समझाने लगती है कि तुम एक बच्चे हो और तुम्हें दूसरों की ज़रूरत है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तब वो आकेमित्सु से उसकी एज पूछती है। आकेमित्सु की एज 21 साल थी। तभी वो कहती है तुम मुझसे बड़े हो, मैं 17 साल की हूँ, और गुस्सा होते हुए कहती है तुम बड़े हो तो भी तुम्हें दूसरों की ज़रूरत है। फिर वो कहती है कोई भी अकेले नहीं रह सकता और उसे टेंपल वापस बुलाती है। उनकी बातें सुकुयो पीछे से सुन रही होती है और फिर वो आकेमित्सु से माफ़ी मांगती है। आकेमित्सु कहता है मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हारे बूब्स को देखने के लिए। सुकुयो ऐसा बोलने को मना करती है
और उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें 5 लाख येन का उधार था। सुकुयो कहती है ये मेरा पहला किस था, इसलिए फिर वो लोग टेम्पल चले जाते हैं। मिया आकेमित्सु को देखकर हैरान होती है और पूछती है ये यहाँ क्या कर रहा है। सुकुयो कहती है इसका यहाँ रहना ठीक होगा। ये सुनकर मिया बेहोश हो जाती है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ कुरागे थी। वो कहती है युजुकी ने कहा वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है नहाने के लिए। कुरागे युजुकी के बारे में बताने लगती है जिसे सुनकर सुकुयो का सिर दर्द होने लगता है। तभी आकेमित्सु कहता है तुम्हें अपने बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो युजुकी की तारीफ करने लगता है। फिर वो खाना बनाने के लिए जाने लगता है तो कुरागे उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो दोनों खाना बनाने लगते हैं। तभी आकेमित्सु युजुकी के बारे में पूछता है। तभी कुरागे कहती है तुम उन दोनों को नहाते हुए देखना चाहते हो। आकेमित्सु कहता है ये मैंने कब कहा। कुरागे कहती है ठरकी होना कोई बुरी बात नहीं है। युजुकी भी थोड़ी ठरकी है तो वो बुरा नहीं मानेगी अगर तुम उसे देखोगे। आकेमित्सु मना कर देता है तो कुरागे कहती है मैं मजाक कर रही थी। फिर वो युजुकी के बारे में बताने लगती है और कहती है मुझे खुशी हुई तुम वापस आ गए। ये सुनकर आकेमित्सु इमोशनल हो जाता है। तभी कुरागे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने जाती है और आकेमित्सु उसे रोकने के लिए दौड़ता है, पर वही गलती से दरवाज़ा खोल देता है। तब वो दोनों कुरागे को डांटती है। तभी मिया आकर आकेमित्सु पर चिल्लाने लगती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मिया कहती है अब इस टेम्पल को मैं बचाऊंगी, फिक्र मत करो, मैं आकेमित्सु को जाने के लिए नहीं कहूँगी, मैं उसे नपुंसक बना दूंगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आकेमित्सु जोर से चिल्लाकर कहता है ये सही है। युजुकी, सुकुयो और कुरागे बाहर जा रहे होते हैं तो वो आकेमित्सु को अपना ध्यान रखने को कहते हैं और अगर मिया कुछ उल्टा सीधा करे तो उसे मुक्का मार देने को कहते हैं और वो लोग चले जाते हैं। तभी मिया आती है। वो बहुत गुस्से में थी। आकेमित्सु उसे उसके नाम से बुलाता है तो मिया कहती है मैं तुमसे पहले से यहाँ रह रही हूँ तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। पर आकेमित्सु उसे इग्नोर करके कागुरा से बात करने लगता है। मिया फिर उसे नपुंसक बनाने की बात करती है। फिर वो दोनों कटाना लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक फाइट करने का सोचते हैं। लड़ने के लिए मिया कटाना चलाती है और आकेमित्सु के बाल कट जाते हैं। वो सीरियस हो जाता है। फिर मिया उसके तरफ बढ़ने लगती है। तभी कागुरा एक धागा को खींच देती है जिससे मिया के कपड़े खुल जाते हैं और उसके बूब्स बाहर आ जाते हैं, जिसे आकेमित्सु पकड़ लेता है और मिया बेहोश हो जाती है और हार जाती है। कागुरो उसे पनिशमेंट देने का सोचती है और एक बुक दिखाती है जिसमें से आकेमित्सु को पनिशमेंट सेलेक्ट करने को कहती है और उस बुक को मिया को दिखाकर परेशान करती है। मिया रोते हुए मान जाती है। तब आकेमित्सु कहता है मत करो, मैं कुछ दूसरा करवाना चाहता हूँ। वो उस बुक को मांगता है पर मिया गलत समझती है। उसे लगता है वो एक रात सोने के लिए कह रहा है और उसके बूब्स को मांग रहा है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। कागुरा ये सब देखकर हंसने लगती है। फिर रात हो जाती है और आकेमित्सु सोते वक्त उस बुक के बारे में सोचने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो मिया उसके ऊपर बैठी हुई होती है। वो कहती है मैं तैयार हूँ एक रात सोने के लिए। आकेमित्सु कुछ समझ नहीं पाता। फिर मिया अपने कपड़े खोलने लगती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और शर्माते हुए कहती है जल्दी करो। मिया उसे कहती है ये एक सपना है, पर कागुरा ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है जिसे वो देख लेता है और चिल्लाने लगता है कि ये असलियत है और मिया को कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तब उसे पनिशमेंट की याद आती है तो वो बताता है मुझे वो बुक चाहिए। ये सुनकर मिया फिर भाग जाती है और भागते हुए बाहर आ जाती है। फिर वो एक जगह छुपने के लिए खोजती है पर वहाँ आकेमित्सु पहले से होता है। फिर वो बाहर जाने लगती है पर कागुरा ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। आकेमित्सु कहता है शायद हमें सुबह तक इंतज़ार करना होगा क्योंकि हम लोगों ने सेल फोन नहीं पकड़ा है। मिया उसे अपने से दूर रहने को कहती है। उसे ठंड लगने लगती है तो आकेमित्सु उसे कंबल देता है पर वो मना कर देती है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी मिया रोने लगती है। उसे रोते देखकर आकेमित्सु कंबल उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं तो मिया कहती है अभी जो कुछ हुआ और जो कुछ तुम्हारे रूम में हुआ उसे भूल जाना। आकेमित्सु जानना चाहता है वो ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी। फिर मिया उसे अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अकेली रहती थी, उसे कोई दोस्त नहीं थे और सभी उसे इग्नोर करते थे।
तभी वे कागुरा से मिलती है जो उसे टेम्पल के बारे में बताती है। फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। ये सुनकर आकेमित्सु रोने लगता है और कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। तभी कागुरा दरवाज़ा खोल देती है और कहती है तुम्हें अब इस बुक की ज़रूरत तो नहीं है ना। तब वो दोनों एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह युजुकी झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो कागुरा को देखती है जो कैमरे में वीडियो बना रही थी। वो उसके पास जाती है तो उसे अंदर से अजीब आवाज़ सुनाई देती है। तो कागुरा दरवाज़ा खोल देती है। तब हमें दिखता है कि आकेमित्सु और मिया वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। युजुकी कहती है ये क्या है, तो कागुरा उसे बताती है। युजुकी चिल्लाते हुए कहती है बंद करो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। तब किकी युजुकी से कहती है तुम्हारी मैरिज मीटिंग का क्या हुआ, वो आज है ना। तो आकेमित्सु और युजुकी दौड़ते हुए मीटिंग के लिए जाते हैं जो कि एक टेम्पल में थी। तब युजुकी बताती है हमारा टेम्पल खतरे में है और वो बंद हो सकता है, जिसके लिए मुझे शादी करनी होगी और उसे बचाने के लिए मेरे स्कूल ख़त्म होने से पहले मुझे शादी करना है। वो लोग लेट हो जाते हैं और उनकी बस छूट जाती है। तभी उन्हें एक स्कूटर मिलता है। फिर वो दोनों स्कूटर से जाते हैं। रास्ते में उनका स्कूटर बंद हो जाता है। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसे वो बस समझकर बैठ जाते हैं, पर वो एक ट्रक था। युजुकी उदास हो जाती है तो आकेमित्सु उसे कहता है यही मौका है, तुम इस ट्रक में कपड़े बदल सकती हो और तैयार हो सकती हो। मैं ट्रक वाले को पैसा देकर टेम्पल ले जाने के लिए कहूँगा। मीटिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें युजुकी को दिखाया जाता है जो ट्रक में बैठे हुए सोचती है मुझे टेम्पल को बचाना है। फिर वो लोग टेम्पल पहुँच जाते हैं और उनका ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है जिसे आकेमित्सु चला रहा था। फिर युजुकी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है और कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। आकेमित्सु सोचने लगता है कि युजुकी की शादी हो जाएगी, फिर मेरा उसके साथ रहना ठीक नहीं होगा। तभी एक लड़की आ जाती है जो उसे टेम्पल में काम करने वाला समझकर अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ युजुकी उस आदमी से मिलती है जिससे वो मिलने आई थी, जिसका नाम कोजी था। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी युजुकी आकेमित्सु को देख लेती है जो झाड़ू लगा रहा था और हैरान होते हुए सोचती है ये वही है या उसका कोई जुड़वा। उधर आकेमित्सु युजुकी के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगता है, फिर अपने आप को मारने लगता है। तब युजुकी को यकीन हो जाता है कि ये वही है और सोचती है अब मैं क्या करूं। उसे परेशान देखकर आकेमित्सु सोचता है मेरे यहाँ होने से उसे प्रॉब्लम होगा, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। तभी वो लड़की जो कि एक नन थी उसे बुलाती है। युजुकी घबराई हुई होती है क्योंकि आकेमित्सु उन दोनों के साथ बैठा हुआ था। वो सोचती है ये क्या हो रहा है। तो आकेमित्सु चीज़ों को ठीक करने के लिए उस आदमी से पूछता है तुम अपने डेट में क्या करोगे। वो आदमी कहता है मैं मूवी देखना चाहूँगा युजुकी के साथ, जिससे सुनकर आकेमित्सु गुस्सा हो जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम अपना पूरा दिन कैसे बिताओगे। तो वो आदमी कहता है हम एक हॉट स्प्रिंग में नहाने जाएंगे। ये सुनकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है अगर तुम्हारी शादी हो गई तो क्या। तो वो आदमी कहता है हमारे 10 बच्चे होने चाहिए। ये सुनकर आकेमित्सु उल्टी करने लगता है और बेहोश हो जाता है। युजुकी इन सब के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो टेम्पल बंद ना होने दे और खुला रखे। कीजो कहता है तुम अभी बच्ची हो और उस टेम्पल का बंद होना ही ठीक होगा। तभी आकेमित्सु कहता है ये सब मेरे उधार की वजह से हो रहा है, मैं टेम्पल के लिए अपनी लाइफ दे दूंगा। और कीजो से मदद मांगता है। कीजो कहता है टेम्पल का बंद होना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, वो बंद हो जाएगा तो तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा। और जाते हुए कहता है टेम्पल का खुला रहने का कोई मतलब नहीं है। आकेमित्सु उन्हें रोकते हुए कहता है उसका मतलब है उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई है और कहता है मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और कोजी कहता है साबित करो कि टेम्पल का खुला रहना बेहतर होगा। फिर वो युजुकी के शादी के प्रपोजल को हाँ कह देता है और कहता है मैं तुम्हें सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने दूंगा। फिर वो एक कमरे में जाता है जहाँ वो नन होती है। वो कोजी से कहती है मैंने तुम्हें टेम्पल बंद करवाने को कहा था। कोजी कहता है उसके साथ एक लड़का था जिसके कारण ये नहीं हो पाया। तब नन कहती है वो लड़का आकिगामी का बेटा है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी आकेमित्सु कहता है तुम्हें उसका नाम इस्तेमाल करना है पर शादी नहीं करनी है, इसका मतलब मुझे टेंपल से नहीं जाना पड़ेगा। वो बहुत खुश हो जाता है। उनकी आखिरी ट्रेन मिस हो जाती है और आसपास कोई नहीं होता मदद करने के लिए और उनके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। युजुकी के पैर में मोच आ जाती है तो वो कहीं आराम करने का सोचते हैं। तभी उन्हें एक लव होटल दिखता है। युजुकी अंदर जाने का सोचती है तो आकेमित्सु शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। युजुकी काफ़ी एक्साइटेड होती है पर आकेमित्सु के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तभी युजुकी को एक कॉस्प्ले बुक मिलती है जिसे देखकर आकेमित्सु उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है और उस बुक को फेंक देता है। वो लोग कमरे में बैठे हुए होते हैं। तभी युजुकी आकेमित्सु को नहाने जाने के लिए कहती है। वो नहाने चला जाता है और युजुकी टीवी पर अडल्ट मूवी देखने लगती है। तभी आकेमित्सु नहाकर आ जाता है और युजुकी टीवी बंद करके नहाने चली जाती है पर आकेमित्सु टीवी चालू कर देता है और देख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। युजुकी नहाते वक्त आकेमित्सु और आज जो हुआ उसके बारे में सोचती है और कहती है अगर आकेमित्सु मुझे चाहता है तो ठीक है। फिर वो रूम में आती है जहाँ आकेमित्सु अपने आप को चेन से बांध दिया था ताकि वो युजुकी के साथ कुछ ना कर सके। युजुकी ये देखकर उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है और सोने चली जाती है। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें सुकुयो को दिखाया जाता है जो कि आकेमित्सु और युजुकी का इंतजार कर रही थी। तभी वो दोनों आ जाते हैं तो सुकुयो पूछती है तुम दोनों पूरी रात कहाँ थे? वो दोनों कहते हैं हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अगले दिन हमें दिखाया जाता है युजुकी और सुकुयो स्कूल जा रही थी और जाते हुए पिछले रात के बारे में बात कर रही थी। तभी सुकुयो कहती है स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ एक लड़का रहता है। युजुकी कहती है ऐसा क्यों? तो सुकुयो उसे डांटते हुए किसी को बताने से मना करती है। फिर सुकुयो अपने क्लासरूम में बैठकर युजुकी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके दोस्त आते हैं जो सुकुयो से पूछती है हमने सुना तुम्हारे घर एक लड़का रहता है जो तुम्हारा बीएफ है। ये सुनकर सुकुयो शॉक हो जाती है और मना करती है। तो उसके दोस्त कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम बारिश रुकने के बाद नदी किनारे एक लड़के को किस किया और घर चले गए। तो सुकुयो कहती है तुमने किसी और को देखा होगा। तो उसके दोस्त कहते हैं उसने टेंपल के काम करने वाले कपड़े पहने थे। तो सुकुयो को उस दिन की याद आती है और घबराते हुए उन्हें सब समझाती है पर उसके दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं। तभी आकेमित्सु स्कूल में आ जाता है जिसे सुकुयो देख लेती है और पर्दों को बंद कर देती है। तभी सुकुयो देखती है आकेमित्सु लंच लाया है जो कि उसी का था। तो वो क्लास से भाग जाती है और आकेमित्सु के पास जाकर उसे बेहोश कर देती है। आकेमित्सु जब उठता है तो वो नर्स ऑफिस में था। वो सुकुयो को उसका लंच देता है और जाने लगता है। तो सुकुयो उसको रोकते हुए कहती है बाहर पीई क्लास चल रही है, कोई तुम्हें देख लेगा और कहती है तुम्हें यहाँ छुपना होगा। तभी उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं तो सुकुयो बेड पर बैठ जाती है और आकेमित्सु बेड में सो जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारे पैर लंबे हो गए हैं। तो आकेमित्सु अपने आप को ऊपर खींचता है पर उसका सिर सुकुयो के कपड़े में घुस जाता है। तभी सुकुयो के दोस्त कहते हैं तुम आर्चरी क्लब क्यों नहीं आ रही हो? हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, हम तुम्हें मिस करते हैं। सुकुयो कहती है मैं अपने फैमिली की हेल्प करने में बिजी हूँ। फिर उसके दोस्त चले जाते हैं तो आकेमित्सु निकल जाता है और पूछता है तुम आर्चरी क्लब में हो, तुमने कभी बताया नहीं। सुकुयो कहती है मुझे ठीक से नहीं आता। आकेमित्सु कहता है पर तुम तो क्लब में जाती ही नहीं हो और कहता है अब से मैं मदद करूंगा घर के सभी काम करने में और वहां से जाने लगता है। सुकुयो उसे रोकने जाती है पर वो लोग गिर जाते हैं। तभी सुकुयो के दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। अगले सीन में हमें सुकुयो को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रही थी कि कैसे युजुकी आर्चरी क्लब को छोड़ने का सोचती है ताकि वो टेंपल की देखरेख कर सके। इसके बाद हमें आकेमित्सु को दिखाया जाता है जो झाड़ू लगा रहा था। तभी युजुकी आ जाती है जो कि एक बो पकड़ी हुई थी और उससे पूछती है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? फिर युजुकी उसे बताने लगती है। फिर आकेमित्सु सुकुयो के पास जाता है पर वो दरवाजा नहीं खोलती। तो आकेमित्सु खुद को रस्सी में बांधकर खिड़की से लटक जाता है पर वो रस्सी गले में फंस जाती है। तो सुकुयो उसे बचाती है। आकेमित्सु कहता है मैंने सभी काम कर लिया है तो तुम
तुम अब आर्चरी क्लब जा सकती हो। सुकुयो कहती है मुझे नहीं करना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आकेमित्सु कहता है तो तुमने क्लब क्यों नहीं छोड़ा। तो सुकुयो गुस्सा होकर चली जाती है और गलती से आर्चरी क्लब पहुंच जाती है। फिर वो वहां प्रैक्टिस करने लगती है तो आकेमित्सु जोर से चिल्लाता है क्या बात है। उसे देखकर सुकुयो घबराते हुए भाग जाती है। आकेमित्सु उसके पीछे जाता है और वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। सुकुयो कहती है मैंने आर्चरी करना शुरू किया युजुकी को देखकर। युजुकी भी आर्चरी करती थी, वो मुझसे बेहतर थी और पॉपुलर भी। उसने आर्चरी छोड़ दिया। वो युजुकी की तारीफ करने लगती है कि उसने हमारे और टेम्पल के बारे में सोचा और हाई स्कूल में होकर शादी करनी चाहिए टेम्पल के लिए, तो मैं आर्चरी कैसे कर सकती हूँ। आकेमित्सु उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे टेम्पल में ले जाता है जहाँ युजुकी आर्चरी कर रही थी, पर युजुकी ठीक से नहीं कर पाती। उसे देखकर सुकुयो खुश हो जाती है। आकेमित्सु कहता है 1 साल के बाद भी वो ठीक से नहीं कर पाती। युजुकी कहती है मुझे ठीक से आर्चरी नहीं आती, इसलिए मैंने क्लब छोड़ दिया। फिर वो दोबारा कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती, जो देखकर सुकुयो शॉक होती है। फिर वो दोनों सभी बात क्लियर कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुकुयो नहाने जा रही थी, पर वहाँ आकेमित्सु पहले से था। वो दरवाजा बंद कर लेती है और कहती है मैं अब आर्चरी क्लब जाऊंगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और पूछती है तुमने ये सब क्यों किया। वो कहता है तुम्हें खुश करने के लिए। ये सुनकर सुकुयो दरवाजा खोल देती है और अपने बूब्स को दिखाते हुए कहती है ये तुम्हारे वजह से हुआ जब हम नर्स ऑफिस में थे। और कहती है क्या मैं तुम्हारा उधार बढ़ा दूं। आकेमित्सु कहता है मैं कुछ भी करूंगा। सुकुयो उसे अपना आंख बंद करने को कहती है। वो उसे किस करने लगती है पर वो उसके सिर पर ठरकी लिख कर चली जाती है। अगले दिन सुकुयो आर्चरी क्लब में होती है, तभी आकेमित्सु उसका लंच लेकर आता है। तो सुकुयो के दोस्त फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। सुकुयो कहती है ये मेरा बीएफ नहीं है, ये मेरे फैमिली का हिस्सा है। उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पाते। फिर हमें कुरागे को दिखाया जाता है जो डायरी में कुछ लिख रही थी और सोचती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अगले सीन में हमें युजुकी को दिखाया जाता है जो नहा कर आ रही थी। तभी उसे एक वजन करने वाली मशीन दिखती है तो वो अपना वजन चेक करने लगती है। फिर वो एक मीटिंग बुलाती है और कहती है मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसका कारण है आकेमित्सु के हाथ का खाना। बाकी लोग भी उसके बात से सहमत थे। वो कहती है हमें इसका कुछ करना होगा। मिया कहती है हमें एक नया मशीन खरीदना चाहिए। युजुकी कहती है ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मिया फिर कहती है हमें मीट खाने के बजाय सब्जियां खानी चाहिए। युजुकी कहती है हमारे पास कम पैसे हैं। तभी सुकुयो कहती है हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। युजुकी कहती है हम सभी कल से एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग हाँ कहते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं जिसे कुरागे कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर सभी अपने अपने काम करने चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है, सभी बहुत थके हुए थे। युजुकी कुरागे से कहती है तुम वर्कआउट क्यों नहीं करती। कुरागे कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपना फिगर मेंटेन करना आता है। युजुकी कहती है अब आखिरी रास्ता बचा है डाइटिंग। सभी हैरान हो जाते हैं। सुकुयो कहती है क्या हमें आकेमित्सु की मदद नहीं लेनी चाहिए। युजुकी कहती है हाँ आकेमित्सु को कम खाना बनाना होगा। सुकुयो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम डाइटिंग करेंगे तो। सभी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। कुरागे कहती है आकेमित्सु हमारे फैमिली का हिस्सा है, उसे हमेशा यहाँ रहना चाहिए। तुम उससे शादी कर लो तो वो हमेशा यहीं रहेगा और उसके हाथ का खाना बहुत बढ़िया है जिसके लिए मैं तुम्हें कुर्बान कर सकती हूँ। सुकुयो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम क्यों शादी नहीं कर लेती उससे। कुरागे हाँ कहती है और आकेमित्सु को पटाने जाने लगती है तो युजुकी और सुकुयो उसे रोकती है। तभी आकेमित्सु आता है जो उनके लिए मिठाई बनाकर लाया था। वो देखकर सभी खुश हो जाते हैं और मिठाइयाँ खा लेते हैं। आकेमित्सु खाना बना रहा था, तभी युजुकी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम खाने में मूली डाल सकते हो, और फिर चली जाती है। तभी आकेमित्सु उसे एक कुल्हाड़ी लेकर जाते हुए देखता है। वो सोचता है क्या ये मुझे मारना चाहती है। वो सोचता है मुझे युजुकी के मूड को ठीक करना होगा, तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। आकेमित्सु युजुकी को देखता है पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। फिर वो कहीं जा रहा था, तभी उसे युजुकी दिखती है जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। तब उसे समझ आता है वो कुल्हाड़ी लेकर ट्रेनिंग करती थी। तभी किकी आकेमित्सु से कहती है क्या तुम भी ट्रेनिंग करना चाहोगे। आकेमित्सु कहता है क्या सच में, पर मेरा उधार अभी बाकी है। किकी कहती है तुमने टेम्पल के लिए बहुत कुछ किया है,
तो क्यों नहीं। आकेमित्सु मान जाता है। तभी मिया आ जाती है और वो भी ट्रेनिंग करना चाहती है। आकेमित्सु खुश हो जाता है, जिसे देखकर युजुकी उदास लगती है। सुकुयो स्कूल से घर आती है तो आकेमित्सु और मिया उसे ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी वहाँ कीजो आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। कीजो टेम्पल और युजुकी के फैमिली को देखने आया था, साथ ही आकेमित्सु से बात करने। कीजो कहता है, मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी बुरा है। कीकी कहती है, ऐसा है तो यहाँ से चले जाओ। आकेमित्सु सोचता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कीजो कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली कीकी, और युजुकी को कहता है, तुम अभी तक प्रीस्ट नहीं बनी। कीकी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं इसकी मास्टर हूँ, तुम 6 महीने बाद आना और देखना। कीजो कहता है, 3 महीने में करो। कीकी कहती है, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। कीजो कहता है, नहीं कर सकते तो मैं शादी नहीं करूँगा। शुरुआत में वो तीनों ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। कीकी कहती है, तुम्हारे अंडरवेयर का कलर क्या है, सफेद या कोई और। युजुकी कहती है, मजाक मत करो। कीकी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हारे मन को सफेद कागज की तरह होना होगा, इसलिए अंडरवेयर भी सफेद। पर किसी के पास नहीं था। कीकी कहती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बिना अंडरवेयर के ट्रेनिंग करना होगा। फिर वो लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं। कीकी उन्हें बता रही होती है कि क्या करना है। आकेमित्सु सोचता है, मैं इसी तरह की ट्रेनिंग करना चाहता था। कीकी युजुकी और मिया के कंधों को मारने लगती है, जिससे उसके बूब सिलने लगते हैं, जिसे देखकर आकेमित्सु बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग लिखने की ट्रेनिंग करने लगते हैं। कीकी आकेमित्सु की तारीफ करती है और युजुकी को कुछ टिप्स देने को कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आकेमित्सु युजुकी को बताने जाता है तो उसे युजुकी के बूब्स दिख जाती है, तो वो अपना सिर पटकने लगता है। तभी इंक उसके पैंट में गिर जाता है, जिसे मिया साफ करने जाती है। तब युजुकी आ जाती है और आकेमित्सु को मारने लगती है। वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ वो सफेद अंडरवेयर खरीदते हैं। जब वो वापस आते हैं तो कीकी उन्हें जमीन पर सोने को कहती है। एक साथ वो लोग गुस्सा हो जाते हैं पर सो जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कीकी कीजो से पूछती है, तुम ट्रेनिंग में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। कीजो कहता है, ये फैसला हमारे ऊपर के लोगों का है। अगले दिन हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक भी ठीक से सोया नहीं था। कीकी कहती है, आज मैं कुछ अलग ट्रेनिंग कराऊंगी। वो तीनों थके हुए थे। कीकी कहती है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, और उन तीनों को सौना में बैठा देती है। आकेमित्सु युजुकी और मिया के बारे में सोचने लगता है। तभी आकेमित्सु से युजुकी का हाथ टच हो जाता है। वो दोनों डर जाते हैं, जिससे आकेमित्सु मिया से टकरा जाता है। फिर वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि इस ट्रेनिंग में उन्हें अपने इच्छाओं को एक दूसरे को बताना पड़ेगा। वो लोग ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। कीकी कहती है, अगर कोई कहता है उसकी कोई इच्छा नहीं है तो वो सबसे बड़ा ठरकी होगा। आकेमित्सु और मिया युजुकी के तरफ देखते हैं। वो तीनों खाना खा रहे थे तो कीकी कहती है, आज का ट्रेनिंग रहने देते हैं। आकेमित्सु और मिया को कुछ समझ नहीं आता, तो युजुकी उन्हें बताती है कि आराम करना भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आकेमित्सु उदास था कि आज ट्रेनिंग नहीं हो रही। युजुकी पूछती है, क्या हुआ। आकेमित्सु बताता है, आज 24 नवंबर है, मतलब क्रिसमस ईव। युजुकी पूछती है, तुम्हें क्रिसमस पसंद नहीं। आकेमित्सु बताता है, मेरे पापा के वजह से मुझे क्रिसमस से डर लगता है। युजुकी कहती है, तो फिर चलो हम दोनों बाहर जाते हैं। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो युजुकी कहती है, कल हम क्रिसमस पार्टी करेंगे। आकेमित्सु कहता है, क्या टेम्पल में। युजुकी कहती है, हाँ, और हम एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे। आकेमित्सु क्रिसमस के वजह से डरा हुआ था। तब वो युजुकी को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। युजुकी आकेमित्सु से पूछती है, क्या तुमने गिफ्ट खरीद लिया। आकेमित्सु को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या खरीदे। तो वो लोग एक दुकान में जाते हैं। वो लोग कुछ ब्रेसलेट देखने लगते हैं, पर वो काफी महंगे थे। तो युजुकी कहती है, मैं किसी दिन इसे खरीदूंगी। तो उस दुकान की एक औरत कहती है, किसी दिन नहीं, आज ही खरीदो। वो औरत युजुकी की सीनियर की माँ होती है। फिर वो उन्हें कपल ब्रेसलेट दिखाने लगते हैं। युजुकी कहती है, आप हमें ये सब क्यों दिखा रहे हो,
वो औरत कहती है क्या तुम कपल नहीं हो? वो दोनों मना करते हैं। वो औरत कहती है तुम दोनों एक साथ क्रिसमस ईव पर आए हो तो मुझे लगा तुम डेट पर आए हो। युजुकी शर्मा जाती है। आकेमित्सु कहता है ऐसा कुछ नहीं। वो औरत कहती है युजुकी जरूर कुछ फील करती है, वो शर्मा गई है। आकेमित्सु शॉक होकर उसे देखने लगता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। युजुकी आकेमित्सु से पूछती है क्या तुमने गिफ्ट लिया? वो हाँ कहता है। अगले सीन में हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्रिसमस के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। कागुरा वहाँ से चली जाती है और कहती है आकेमित्सु एक दिलचस्प आदमी है, वो एक मुसीबत है, मुझे उसे बाहर निकालना होगा। सभी लोग क्रिसमस पार्टी कर रहे थे। तभी आकेमित्सु सभी के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। कुरागे कहती है तुम मुझसे शादी कर लो। आकेमित्सु कहता है तुम बड़ी हो जाओ। तब युजुकी और सुकुयो गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। वो सभी खाना खाने लगते हैं। वो खाना खाने के बाद एक दूसरे को गिफ्ट देने का सोचते हैं। युजुकी बताती है हम एक रस्सी खींचेंगे ये देखने के लिए कि हमें गिफ्ट कौन देगा। ये सुनकर आकेमित्सु शॉक हो जाता है। वो सोच रहा था कि सभी को अलग अलग गिफ्ट देगा। युजुकी सभी को अपना गिफ्ट रस्सी से बांधने को कहती है। सुकुयो अपने आप को बांध कर कहती है क्या हम खुद को गिफ्ट के रूप में नहीं दे सकते? मिया शॉक हो जाती है। आकेमित्सु अपने आप को बांध कर कहता है मैं अपने ऑर्गन दे दूंगा। फिर सभी अपना अपना रस्सी पकड़ लेते हैं। कुरागे को सुकुयो का गिफ्ट मिला था पर उसे आकेमित्सु का चाहिए था। सुकुयो को युजुकी का गिफ्ट मिला था जिसमें एक वाइब्रेटर था। युजुकी अपना गिफ्ट खोलती है जिसमें एक पेपर था जो कि कुरागे का था। आकेमित्सु, मिया और कागुरा को उन्हीं का गिफ्ट मिल जाता है। कागुरा आकेमित्सु को गिफ्ट एक्सचेंज करने का पूछती है। आकेमित्सु का गिफ्ट था कि उसे कहा जाएगा वो उसे करना होगा 1 साल के लिए। और कुरागे का एक डीवीडी था जिसमें मिया की गंदी फोटो थी। मिया गुस्सा हो जाती है। युजुकी कहती है आकेमित्सु इसे नहीं देखेगा और उसे डीवीडी को मांगती है पर आकेमित्सु नहीं देता तो वो गुस्सा हो जाती है। कागुरा कहती है ये एक मजाक था, मेरा असली गिफ्ट हॉट स्प्रिंग का फ्री पास है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। उसके पास सभी के लिए पास थे। वो लोग वहां जाने का सोचते हैं। आकेमित्सु कहता है मैंने सभी के लिए केक बनाया है। युजुकी और आकेमित्सु प्रे कर रहे थे। फिर वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं आज के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक और गिफ्ट देते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को ब्रेसलेट दिया था। फिर वो शर्माने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि कपल एक दूसरे को ब्रेसलेट देते हैं। तभी कीकी आ जाती है जिससे वो दोनों डर जाते हैं। कीकी कहती है एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारी सेरेमनी इसी टेम्पल के हॉल में होगी। बहुत से जरूरी सदस्य सेरेमनी में आएंगे और जिस टेम्पल में आयोजित होता है उसका निरीक्षण किया जाता है। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं क्योंकि स्टैचू टूट गया था जो कि टेम्पल की एक जरूरी चीज थी। सभी लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं पर आकेमित्सु और युजुकी उदास थे। कीकी कहती है हम कुछ सोच लेंगे, अभी तुम एंजॉय करो। कागुरा कहती है हम यहाँ रात भी रुक सकते हैं। वो सभी अंदर चले जाते हैं। कागुरा के सामने सभी होटल वाले झुक जाते हैं पर वो सभी को कहती है तुम्हें भ्रम हुआ है। सभी एक्साइटेड होते हैं। तभी मैनेजर आकेमित्सु को एक ड्रिंक देता है जिसमें वाइग्रा मिला था। दूसरी तरफ हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि युजुकी की तारीफ कर रही थी। सुकुयो कहती है काश मेरे बूब्स और बड़े ना होते। कुरागे उसके ऊपर कूदकर उसके बूब्स को मांगने लगती है। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग में जाते हैं। तभी वहाँ मिया आती है जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो वो कहती है काश आकेमित्सु भी ऐसा ही कहे। युजुकी और सुकुयो शॉक होती है। तभी कीकी आती है जो मिया को परेशान करने लगती है। तभी वो सब कागुरा के बारे में बात करने लगते हैं। मिया उसकी तारीफ करने लगती है कि वो हमेशा उसका साथ देती है और कहती है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आकेमित्सु सोचता है ये लोग मेरे पर्सनल बात में क्या कर रहे हैं। मैं इन्हें देखकर छुप गया पर ऐसा लग रहा है मैं छुपकर इन्हें देख रहा हूँ। वो सोचता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी कागुरा उसे देख लेती है। कागुरा सभी से कहती है अगर आकेमित्सु तुम्हें छुपकर देख रहा होता तो तुम क्या करते। युजुकी और सुकुयो कहती है हम उसे मार देंगे। कागुरा उन्हें भड़काने लगती है और कहती है हमें उसे टेम्पल से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर
आकेमित्सु घबरा जाता है। युजुकी कहती है पर हम पहले उससे बात करेंगे। सुकुयो कहती है हाँ, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मिया कहती है बिल्कुल, तुम आकेमित्सु को अभी तक नहीं समझी कागुरा। ये सब सुनकर आकेमित्सु रोने लगता है और उनके सामने जाने का सोचता है। तभी कागुरा एक साबुन फेंकती है जिससे आकेमित्सु का टॉवल खुल जाता है, जिसे देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। युजुकी कहती है ये सब अनजाने में हुआ। आकेमित्सु हाँ कहता है। युजुकी कहती है पर तुम कुछ देर के लिए छिपे हुए थे। किकी कहती है छोड़ो भी अब। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं तो कागुरा कहती है मैं आज यहीं रुकूंगी। मिया कहती है मैं भी रुकूंगी। आकेमित्सु भी जाने लगता है तो कागुरा उसे एक और बात लेने कहती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिससे आकेमित्सु घबराते हुए कहता है मैं यहीं रुकूंगा। आकेमित्सु नहा रहा था तभी वहाँ कागुरा आ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और जाने लगता है। तभी कागुरा उसे किस कर लेती है, जिससे आकेमित्सु नीचे गिर जाता है। कागुरा उसके ऊपर लेट जाती है। आकेमित्सु वहाँ से भागने लगता है पर कागुरा उसे उकसाने लगती है। आकेमित्सु अपने आप को मार देता है। कागुरा कहती है तुम बहुत जिद्दी हो और बताती है अभी तक जो हुआ वो सब मेरा प्लान था। आकेमित्सु उससे पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। कागुरा कहती है मैं एक कीड़े को खत्म कर रही हूँ। वो कहती है तुम टेम्पल छोड़ दो। वो कहती है मेरा जापान आने का मकसद था एक सेक्सी रानी बनाना। मेरे प्लान के हिसाब से मिया वो थी। आकेमित्सु उसे रोकता है पर कागुरा उसे चुप रहने को कहती है। ये सब मिया देख रही थी। तभी कागुरा उसे हिप्नोटाइज करके सुला देती है और आकेमित्सु को भी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आकेमित्सु बंधा हुआ था और कागुरा उसे अपने और अपने परिवार के बारे में बता रही थी, जिसकी वजह से वो ये कर रही थी। आकेमित्सु कहता है ऐसा मत करो और मिया की मदद करो। कागुरा कहती है तुम टेम्पल में क्यों काम करते हो। आकेमित्सु कहता है क्योंकि मैंने उनके पैसे लौटाए नहीं, मैं टेम्पल अपने इच्छा को खत्म करने आया था। कागुरा कहती है तो तुम घर से भाग गए, तुम और मिया बस भाग रहे हो। जबकि युजुकी मुसीबत का सामना करती है। वो कहती है मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी और टेम्पल के स्टैचू को भी ठीक करवा दूंगी, तुम्हें बस टेम्पल से जाना होगा। आकेमित्सु सोचने लगता है और वो चली जाती है। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकेमित्सु कागुरा के बातों को याद करता है। फिर वो लोग मोची बनाने लगते हैं, जिसके लिए वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। आकेमित्सु कहता है मैं सुकुयो और कुरागे के टीम में जाऊंगा। कुरागे मोची बनाने को गंदी चीजों से जोड़ने लगती है। आकेमित्सु और सुकुयो गुस्सा होते हैं। फिर वो लोग अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो आकेमित्सु सुकुयो के बूब्स को देखने लगता है। फिर वो पोजीशन बदल लेते हैं। आकेमित्सु को फिर सुकुयो के बूब्स दिख जाते हैं तो वो अपनी आंखों को फोड़ लेता है। फिर वो अपना मुंह धोने जाता है। फिर वो मिया और कागुरा की मदद करने जाता है पर वहाँ वो लोग नहीं होते। तभी मिया बनी के कॉस्ट्यूम पहनकर आती है। आकेमित्सु उसे देखकर शॉक हो जाता है। मिया कहती है ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। फिर वो मोची बनाने लगते हैं तो आकेमित्सु मिया को पकड़ लेता है ताकि उसे ठंड न लगे। कागुरा ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। मिया का चेहरा लाल हो गया था आकेमित्सु के पकड़ने के वजह से। आकेमित्सु ब्रेक लेने को कहता है। तभी सुकुयो पीछे से कहती है मैं मदद कर दूं। वो भी बनी कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो इसे पहनने के लिए और धमकी दे रहे हो कि सभी को बता देंगे हमारे किस के बारे में। आकेमित्सु कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी कुरागे भी बनी कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है। तभी युजुकी आती है जो कहती है ये क्या हो रहा है। वो काफी गुस्से में थी। आकेमित्सु उसे सब समझाता है। तब उसे पता चलता है ये सब कागुरा कर रही थी उसे बाहर निकालने के लिए। आकेमित्सु सबके लिए सूप बनाता है जो सभी को बहुत पसंद आता है। आकेमित्सु पूछता है किकी कहाँ है। युजुकी कहती है वो अपने कमरे में होगी। तो आकेमित्सु खाना उसके कमरे में ले जाता है। किकी आकेमित्सु को ड्रिंक के लिए पूछती है। आकेमित्सु हाँ कहता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। किकी कहती है युजुकी की सेरेमनी पास आ रही है। आकेमित्सु कहता है पर हमने तो स्टैचू अभी तक ठीक नहीं कराया। किकी कहती है इसे ठीक कराने के बाद युजुकी अपने टेम्पल को बचाने के सपने को पूरा कर लेगी। तुम क्या करोगे, क्या तुम यहाँ काम करोगे
या फिर अपनी ट्रेनिंग जारी रखोगे? आकेमित्सु सोचने लगता है। किकी कहती है, तुम महान हो, काश मैं तुम्हें अपने पास रख सकती जब मैंने टेम्पल संभाला था। आकेमित्सु कहता है, आपके साथ टेम्पल चलाना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है। किकी कहती है, तुम मेरे लिए काम करोगे, और उसे परेशान करने लगती है। तो आकेमित्सु नहाने चला जाता है। फिर न्यू ईयर आ जाता है। सभी एक्साइटेड थे। सुकुयो आकेमित्सु से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने सुकुयो की तारीफ नहीं की। फिर आकेमित्सु उसकी बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर वो भाग जाती है। फिर वो कुरागे से मिलता है और उसकी तारीफ करता है। तो वो कहती है, मेरी तारीफ बड़ी लड़की की तरह करना। फिर वो कैंडी वाले को देखकर उसके तरफ भाग जाती है। तभी मिया आकेमित्सु से मदद मांगती है। आकेमित्सु उसकी मदद करता है और कहता है, तुम सुंदर लग रही हो। मिया कहती है, शायद किमोनो की वजह से। आकेमित्सु कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, लड़कियों की तारीफ करना मुश्किल होता है। मिया कहती है, ये आसान है, सीधा बोल दो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। फिर आकेमित्सु युजुकी से मिलता है और उसे कहता है, तुम सुंदर हो। युजुकी शर्मा जाती है और कहती है, हम सब बहुत समय बाद एक साथ श्राइन आए हैं, उम्मीद करती हूँ हम हर साल आएं। आकेमित्सु कागुरा की बात को सोचने लगता है। युजुकी कहती है, मैं टेम्पल को बचाऊंगी। ये सुनकर आकेमित्सु खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे तरफ कागुरा सोच रही थी कि उसने अपने प्लान के लिए कितनी मेहनत की। उसे कहा गया था कि मिया को 100 लड़कों के साथ सोना होगा और उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने को कहा जाता है। कागुरा मिया से आकेमित्सु को फंसाने को कहती है, पर उसे लगता है कि मिया आकेमित्सु से प्यार करने लगी है। ये सब वो सोच रही थी। तभी आकेमित्सु आ जाता है जो कहता है, मुझे टेम्पल से चले जाना चाहिए, टेम्पल और मुझे पैसों की जरूरत है। कागुरा सोचती है, मिया जिससे प्यार करती है वो चला जाएगा। वो कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैं पैसे भेज दूंगी। आकेमित्सु चिल्लाकर मना करता है। कागुरा गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पैसे की जरूरत है और टेम्पल के स्टैचू को कैसे ठीक कराओगे? क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई प्लान है? आकेमित्सु कहता है, मैं कुछ कर लूंगा, मैं युजुकी को सपोर्ट करूंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कागुरा सोचती है, ये बाद में मेरे पास रोते हुए आएगा। आकेमित्सु कहता है, मैं अब मिया से किया प्रॉमिस भी पूरा कर पाऊंगा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कागुरा गुस्से से कहती है, तुम युजुकी से प्यार करते हो और मिया तुमसे प्यार करती है। वो आकेमित्सु से कहती है, तुम मिया को नहीं जानते। वो बहुत गुस्सा थी। आकेमित्सु हंसते हुए कहता है, तुम मिया के बारे में सोचती हो। कागुरा मना करती है और आकेमित्सु को मार देती है। फिर वो चली जाती है। वो बाकी लोगों के पास आती है तो युजुकी उससे जल्दी पैसे कमाने का तरीका पूछती है। मिया कागुरा की तारीफ करने लगती है। आकेमित्सु सोकर उठता है। तभी युजुकी आकर उसका हालचाल पूछने लगती है और कहती है, मैं और किकी बाहर जा रहे हैं, पर मिया और कागुरा यही हैं। आकेमित्सु डर जाता है। अगले सीन में आकेमित्सु मिया से पूछता है, बाकी सब कहाँ हैं? मिया बताती है, सुकुयो और कुरागे सो रहे हैं और कागुरा अपने रूम में कंप्यूटर चला रही है। आकेमित्सु फिर डर जाता है। मिया आकेमित्सु को कागुरा के पास ले जाती है। मिया कहती है, आकेमित्सु तुमसे डर रहा है। वो कागुरा को कहती है, तुम और आकेमित्सु साथ हो जाओ। कागुरा कहती है, ये ज्यादा हो रहा है। मिया उन दोनों को एक जगह बंद कर देती है। आकेमित्सु डरा हुआ था। कागुरा कहती है, मैंने सोचा नहीं था मेरा प्लान मुझी पर इस्तेमाल किया जाएगा। कागुरा अपने कपड़े उतारते हुए कहती है, अगर मैंने सबको बताया कि तुमने मुझे छेड़ा तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहती है, तुम मेरे प्लान के बारे में मिया को क्यों नहीं बता देते? आकेमित्सु कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। कागुरा दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाती है। वो सोचती है, आकेमित्सु को मिया से प्यार करवाना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो आकेमित्सु को दोस्त बनने के लिए कहती है। सुकुयो सपना देख रही थी कि आकेमित्सु उसे किस कर रहा है, पर वो उठती है तो उसने कुरागे को पकड़ा हुआ था। वो उससे माफी मांगती है, फिर आकेमित्सु से मिलती है और उसके बारे में सोचने लगती है। तभी मिया आकेमित्सु के पास आती है, जिसे देखकर सुकुयो सोचती है, ये इतने क्लोज कैसे हो गए। तभी कुरागे उसे कैमरे में आकेमित्सु और मिया की गंदी वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर सुकुयो शर्मा जाती है। वो मिया और आकेमित्सु को देखकर शॉक थी। कागुरा ये सब देखकर हंस रही थी। सुकुयो मिया से कहती है, तुमने टेम्पल
टेम्पल के नियमों को तोड़ा है। मिया कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुकुयो पूछती है क्या तुम और आकेमित्सु प्यार करते हो? मिया मना करती है। सुकुयो कहती है तुम दोनों क्लोज रहते हो। मिया कहती है क्योंकि हम ट्रेनिंग पार्टनर है। सुकुयो कहती है तो ये मेरा भ्रम था। मिया कहती है तुम्हें नहीं लगता आकेमित्सु हैंडसम है? उसके साथ रहने से मैं हर दिन जोश में आ जाती हूँ। ये सुनकर सुकुयो शॉक थी। मिया कहती है मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहती हूँ। कागुरा मिया को बांध देती है। मिया को कुछ समझ नहीं आता। सुकुयो आकेमित्सु के बारे में सोचने लगती है। कागुरा सुकुयो से कहती है तुम्हें जलन हो रही है। सुकुयो गुस्से से कहती है मेरे अंदर आकेमित्सु के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तभी आकेमित्सु आ जाता है जिससे वो डर जाती है। आकेमित्सु मिया को देखकर सुकुयो से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, पर वो शर्मा रही थी। वो सोचती है मैं सीधा आकेमित्सु से वीडियो के बारे में पूछूंगी। वो कागुरा को वीडियो दिखाने को कहती है पर उसके कैमरे को कुरागे ने पकड़ा हुआ था। सुकुयो उसे रोकती है पर वो वीडियो देख लेती है। कुरागे कहती है ये गेम मजेदार है। तब सुकुयो को पता चलता है ये एक गेम का वीडियो है। कुरागे उससे पूछती है तुमने क्या सोचा? अगले सीन में आकेमित्सु खाना बनाने जा रहा था पर चावल खत्म हो गया था जिससे वो जोर से चिल्लाता है और मिया आ जाती है। वो कहती है हम चावल खरीद लेते हैं पर उनके पास पैसे नहीं थे। मिया कहती है जापान में एक सिस्टम है एनुअल ट्रिब्यूट जिससे कि फ्री में चावल मिल सकता है। आकेमित्सु कहता है ये नया जमाना है, ऐसा नहीं होता। तभी युजुकी आ जाती है। आकेमित्सु उसे सब बताता है तो वो कहती है ऐसे में हमें ट्रिब्यूट जमा करना होगा। आकेमित्सु पूछता है ऐसा सच में होता है? युजुकी बताती है टेम्पल के पास कुछ जमीन है जिसे इस्तेमाल करने वाले लोग हमें चावल देते हैं। आकेमित्सु कहता है तो तुम लोग चावल के बदले पैसे क्यों नहीं लेते? युजुकी कहती है टेम्पल का मकसद पैसा कमाना नहीं है। मिया और आकेमित्सु बहुत एक्साइटेड थे। एक बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ चावल नहीं है, चले जाओ यहाँ से। युजुकी बार बार बेल बजाती है। वो कई घर जाते हैं पर उन्हें चावल नहीं मिलता। एक औरत कहती है चावल के बदले तुम्हें मेरा घर साफ करना होगा। वो लोग सफाई करते हैं पर उन्हें चावल नहीं मिलता। वो आखिरी घर जाते हैं। वहाँ एक औरत थी जो उन्हें चावल ले जाने कहती है जिससे मिया और आकेमित्सु खुश हो जाते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और उस औरत के बच्चों से मिलते हैं। वो बच्चे युजुकी को उसके बूब्स दिखाने कहते हैं। मिया उन्हें डांटने लगती है। फिर वो बच्चे मिया को दिखाने को कहते हैं। आकेमित्सु और वो औरत युजुकी के माँ के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वो बच्चे मिया के कपड़े उतार देते हैं। वो लोग चावल ले जाने लगते हैं। युजुकी ने बहुत सारा चावल उठाया था जिसे देखकर वो दोनों हैरान थे। किकी बता रही थी कि सेरेमनी से पहले टेम्पल के स्टैचू को ठीक कराना होगा। वो बताती है इसे ठीक कराने का खर्च 5 लाख येन होगा। युजुकी कहती है मैं कुछ कर लूंगी। ये सुनकर आकेमित्सु और किकी शॉक हो जाते हैं। युजुकी कहती है ये मुझ पर छोड़ दो, आखिरकार ये टेम्पल मुझे ही संभालना है। आकेमित्सु युजुकी की मदद करने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था जिसके लिए उसे फोन नंबर चाहिए था पर उसने अपना फोन तोड़ दिया था। तो वो युजुकी के पास जाता है फोन लेने के लिए। युजुकी ने मेड के कपड़े पहने थे जिसे देखकर आकेमित्सु शॉक था। आकेमित्सु फोन मांगता है और उसके बारे में गंदी चीजें सोचने लगता है, इसलिए वो अपने आप को मारने लगता है। युजुकी कहती है तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो और उसे फोन दे देती है। आकेमित्सु बताता है उसे जॉब के लिए फोन नंबर चाहिए था। युजुकी उससे फोन ले लेती है और आकेमित्सु से पूछती है तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? आकेमित्सु कहता है टेम्पल में काम करने वाले कपड़े। युजुकी कहती है तुमने ये पहने हैं क्योंकि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और इसलिए ट्रेनिंग पर ध्यान दो, जॉब पर नहीं। आकेमित्सु कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी है। युजुकी कहती है तुम चिंता मत करो। आकेमित्सु कहता है तुम भी तो ट्रेनिंग कर रही हो। युजुकी कहती है मैं 5-6 जॉब करूंगी। आकेमित्सु कहता है कम से कम मुझे मदद तो करने दो। युजुकी कहती है ये सब मैंने शुरू किया था, सभी को इसमें लाना गलत होगा और मेरी माँ ने ये सब अकेले किया था। आकेमित्सु कहता है मुझे काम करने का एक्सपीरियंस है, इसे मुझे संभालने दो। वो लोग बहस करने लगते हैं। तभी आकेमित्सु युजुकी के ड्रेस के बारे में बोलता है जिससे वो शर्मा जाती है। युजुकी को याद नहीं था कि उसने क्या पहना है। वो बताती है कि ये कपड़े उसके दोस्त के काम करने के कपड़े हैं। युजुकी के दोस्त ने युजुकी
युजुकी को काम करने के लिए पूछा था, इसलिए वो ये कपड़े लाई थी। आकेमित्सु जब युजुकी के पास आया तो वो इन्हें पहनकर सो गई थी। आकेमित्सु कहता है तो तुम थकी हुई थी। युजुकी कहती है अगर मैं थकी हुई थी तो मुझे नींद आएगी, अगर तुम मुझे सुला देते हो तो तुम जीत जाओगे। आकेमित्सु कहता है पर कैसे? युजुकी कहती है शायद मसाज करके या कुछ और। आकेमित्सु सोचता है ये मैं नहीं कर सकता। युजुकी कहती है तो तुम हार मानते हो, मैं तुम्हें फोन नहीं दूंगी। ये सुनकर आकेमित्सु मसाज करने लगता है और युजुकी के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। वो जल्दी जल्दी करने लगता है जिससे युजुकी चिल्लाने लगती है और उसे सुकुयो सुन लेती है और अंदर चली आती है। युजुकी कहती है मैं खुद से सब कर लूंगी। आकेमित्सु कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सुकुयो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। युजुकी कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आकेमित्सु कहता है ऐसा है तो मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। वो सुकुयो को बाहर चलने के लिए पूछता है और चले जाता है। सुकुयो को लगता है आकेमित्सु उसे शादी करने के लिए पूछ रहा है। वो आकेमित्सु के बातों के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है वो फिर गलत समझ रही है। अगले सीन में वो टेम्पल के बाहर तैयार होकर खड़ी हुई थी। उसने नए और अपने पसंद के कपड़े पहने हुए थे। तभी आकेमित्सु आता है जिसने काम करने वाले कपड़े पहने हुए थे। सुकुयो को समझ आता है कि ये कोई डेट नहीं है। आकेमित्सु सुकुयो की तारीफ करता है कि वो सुंदर दिख रही है। सुकुयो शर्मा जाती है और चलने को कहती है। वो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? आकेमित्सु कहता है फोन खरीदने। सुकुयो को समझ आता है वो गलत सोच रही थी। आकेमित्सु को बस मदद चाहिए। वो आकेमित्सु से पूछती है उसे कौन सा फोन खरीदना है। आकेमित्सु को कम पैसे खर्च करने थे। वो फोन खरीद लेते हैं। उस दुकान की लड़की उन दोनों को लवर समझती है जिससे सुकुयो शर्मा जाती है और घर जाने का सोचती है। तभी आकेमित्सु उसे मदद करने के लिए एक जूस का पैकेट देता है। सुकुयो उसे नंबर एक्सचेंज करने कहती है। आकेमित्सु बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की का नंबर लिया था। सुकुयो कहती है अभी तुम्हें टेम्पल की सभी लड़कियों का नंबर मिलेगा। आकेमित्सु कहता है ये फोन मैंने सीक्रेट काम के लिए खरीदा है। सुकुयो फिर गलत समझती है। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे आकेमित्सु का मैसेज आता है जिसमें वो आज की मदद के लिए शुक्रिया कह रहा था, पर सुकुयो को उस मैसेज में आई लव यू दिखता है। हमें युजुकी और उसकी माँ को दिखाया जाता है। युजुकी की माँ उससे पूछती है क्या तुम टेम्पल को संभालने को लेकर सीरियस हो? युजुकी हाँ कहती है। उसकी माँ पूछती है तुम्हें ये क्यों करना है? फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है युजुकी आकेमित्सु से माफी मांगने का सोच रही थी। तभी वो आकेमित्सु और सुकुयो को एक साथ देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। आकेमित्सु अपना फोन चला रहा था और वो युजुकी से बात करने का सोचता है। तभी युजुकी उसके सामने अचानक से आ जाती है जिससे वो घबरा जाता है। फिर युजुकी जाने लगती है और दीवार से टकरा कर गिर जाती है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ। आकेमित्सु कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तभी कीकी आ जाती है जो आकेमित्सु को बात करने ले जाती है। कीकी आकेमित्सु से पूछती है तुम्हारे और युजुकी के बीच कुछ हुआ है? आकेमित्सु जो हुआ उसे बताता है तो कीकी कहती है ये कपल के बीच का झगड़ा है। आकेमित्सु कहता है ये नॉर्मल झगड़ा है। कीकी कहती है तुम दोनों प्यार करते हो है ना? आकेमित्सु कहता है पहले हम दोनों जिद्दी थे लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। कीकी कहती है तुम युजुकी को कैसे देखते हो? आकेमित्सु कहता है वो लापरवाह है पर भरोसेमंद भी है, वो मुझसे मजबूत है। तभी कुरागे आती है जो कीकी को बताती है कि मेहमान आए हैं। कीकी कहती है उन्हें क्या चाहिए? कुरागे कहती है वो टेम्पल छोड़ने आए हैं। कीकी दौड़ते हुए जाती है। कीकी बताती है कि वो हमें पैसे देते हैं अपने परिवार के कब्र को हटाने के लिए। आकेमित्सु कहता है क्या हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि वो टेम्पल छोड़कर जा रहे हैं? कीकी कहती है अभी पैसे जरूरी हैं। वो कहती है मैं उन्हें 100 गुना ज्यादा पैसे देने पर मजबूर करूंगी। आकेमित्सु उसे रोकने की कोशिश करता है। वो दोनों पहुंचते हैं तब तक वो मेहमान चले गए थे। युजुकी बताती है कि वो अपने कब्र को दूसरे टेम्पल में ले जाना चाहते हैं। हमारे
टेम्पल उनके लिए ठीक नहीं है। किकी कहती है क्या उन्होंने पैसे दिए इसके लिए? यूजुकी बताती है उसकी माँ ने पैसे नहीं लेने का फैसला लिया था। किकी शॉक होकर गिर जाती है। यूजुकी कहती है वो खराब जगह होने के बावजूद आए मेरी माँ के कारण, पर उन्होंने कहा वो अब टेम्पल पर भरोसा नहीं कर सकते। यूजुकी बहुत उदास थी। वो सोचती है उसे सबका भरोसा जीतना होगा। वो कहती है मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। किकी कहती है आज के बाद तुम ट्रेनिंग बंद कर दो, मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकती। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों कारण पूछते हैं तो किकी कहती है तुम्हें खुद इसे ढूंढना होगा। यूजुकी सोकर उठती है और सोचती है मुझे इस साल और मेहनत करनी होगी। कुरागे कहती है तुम क्या करोगी? यूजुकी कहती है टेम्पल में बहुत सी चीज है करने के लिए ट्रेनिंग के अलावा। सुकुयो कहती है ये आसान होगा आकिमित्सु के कारण, वो टेम्पल को हमेशा साफ रखता है। यूजुकी कहती है और भी चीजें होती है करने को, और कहती है आकिमित्सु कहाँ है? कागुरा बताती है वो किकी की मदद कर रहा है उसके बिजनेस में। सुकुयो कहती है उसने मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा। मिया पूछती है तुम्हारे पास आकिमित्सु का नंबर है? वो कहती है तुम्हारे पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं? कुरागे भी यही कहती है। कागुरा कहती है मेरे पास है। यूजुकी उदास लगती है। वो सफाई करने जाती है पर टेम्पल पहले से साफ था। वो अपने लिए काम ढूंढती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। दूसरी तरफ आकिमित्सु किकी को मना रहा था कि वो यूजुकी की ट्रेनिंग फिर शुरू कर दे। किकी कहती है उसे खुद करना होगा, मैं कुछ नहीं करूंगी, और वो वहां से चली जाती है। तभी आकिमित्सु को सुकुयो का फोन आता है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि आकिमित्सु फोन नहीं उठा रहा था। सुकुयो बताती है यूजुकी गायब है। ये सुनकर आकिमित्सु उसे ढूंढने जाता है। वो बहुत से जगह यूजुकी के बारे में पूछता है पर उसे यूजुकी नहीं मिलती। फिर हमें यूजुकी को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठी हुई थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। वो अपनी माँ के बारे में सोचती है कि वो परफेक्ट थी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूजुकी की माँ कहती है मैं टेम्पल बंद कर रही हूँ, तुम सब चलने की तैयारी करो। यूजुकी पूछती है कि क्यों अचानक से? वो कहती है मैं इस टेम्पल को चलाऊंगी। यूजुकी की माँ कहती है तुम नहीं कर सकती। इन सभी बातों को यूजुकी सोच रही थी। आकिमित्सु यूजुकी को ढूंढ लेता है। यूजुकी बहुत उदास थी। आकिमित्सु यूजुकी को गले लगा लेता है। यूजुकी सोकर उठती है। आकिमित्सु उसके पास सोया हुआ था जिसे देखकर वो चिल्लाती है, जिससे आकिमित्सु उठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगने का सोचते हैं पर उनका सिर टकरा जाता है। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और हंसने लगते हैं। यूजुकी कहती है मैं हैरान थी, तुम्हें पता था मैं ब्रिज के नीचे हूँ। आकिमित्सु कहता है मुझे लगाव है उस जगह से। वो कहता है कोई अकेले नहीं रह सकता। ये मेरे पापा कहा करते थे लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था। मैं अकेला रहना चाहता था लेकिन उस ब्रिज के नीचे मेरी लाइफ बदल गई। वो यूजुकी से कहता है मुझे तुम्हारे साथ जोड़ लो। यूजुकी रोने लगती है और कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। वो आकिमित्सु से कहती है मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। आकिमित्सु कहता है मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। तुम्हें ये टेम्पल जितना पसंद है उतना ही मुझे भी है। यूजुकी आकिमित्सु को थैंक यू कहती है। तभी सुकुयो अंदर आकर कहती है हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। वो सभी यूजुकी को इडियट कहती हैं और डांटने लगती हैं। सुकुयो कहती है हम सब टेम्पल से प्यार करते हैं, तुम हमें मदद करने से रोक नहीं सकती। वो यूजुकी से कहती है अब तुम अलग हो गई हो क्योंकि तुम्हारे पास बस आकिमित्सु का नंबर नहीं है। यूजुकी गुस्सा हो जाती है और नंबर लेती है। तभी किकी आ जाती है जो यूजुकी से कहती है तुम एनर्जेटिक लग रही हो। यूजुकी कहती है मैं समझ चुकी हूँ आपने मेरी ट्रेनिंग क्यों बंद करा दी। वो बताती है जब मैं अपने माँ की तरह नहीं बन पाई तो मैं घबरा गई और सोचने लगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं बस रिश्ते बचाना चाहती थी टेम्पल और सभी के बीच। वो किकी से फिर ट्रेनिंग शुरू करने कहती है पर किकी चली जाती है और कहती है पहले तबीयत पर ध्यान दो फिर ट्रेनिंग पूरी करेंगे। यूजुकी थैंक यू कहती है। यूजुकी की तबीयत ठीक हो गई थी। वो आकिमित्सु से कहती है मैं अब जॉब नहीं ढूंढूंगी। वो कहती है मैं डोनेशन मांगूंगी सपोर्टर से स्टैचू ठीक करवाने के लिए। हम सभी टेम्पल को बचाएंगे। आकिमित्सु हाँ कहता है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। मिलते हैं किसी और सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।